ओके, चलिए दोबारा स्टार्ट किया जाए। देखो तो टाइम स्केल फॉर मेजरिंग द टाइम ऑन अर्थ। क्या क्या टाइम स्केल्स का इस्तेमाल किया जाता है? तो जैसे बड़े बड़े टाइम स्केल को मेजर करना है अपने को, है ना? तो उसके जैसे एरा हो गया, पीरियड हो गया, एपॉक हो गया। तो बड़े टाइम स्केल को मेजर करने के लिए ये सारे यूनिट्स एक तरह से बोल सकते हो, तरीके हैं ये मेजर करने के लिए। जैसे कि सबसे बड़ा यहाँ पर जो है वो है एरा। ठीक है, तो एरा यहाँ पे जो है अपना तीन टाइप का है। क्या क्या? एक है सीनोजोइक एरा, सेकंड है मिजोजोइक एरा, और तीसरा है पैलोजोइक एरा। ठीक है, पैलोजोइक एरा। ठीक है, तो ये जो पैलोजोइक एरा है ये सबसे पुराना है, ठीक है, ओल्डेस्ट है। और सीनोजोइक जो है सबसे नया है, न्यूएस्ट है। ठीक है, तो ये तीन एरा में हम पूरे अर्थ के टाइम स्केल को डिवाइड कर दिया। अब एक एरा के अंदर बहुत सारे पीरियड आएंगे और एक पीरियड के अंदर बहुत सारा एपॉक आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे आओ, तो नेक्स्ट लाइन में देखो। तो पीरियड, ईच एरा कंटेन्स मोर देन वन पीरियड, एक से अधिक पीरियड है। जैसे सीनोजोइक एरा के अंदर कौन कौन से पीरियड है? दो पीरियड है, एक है क्वार्टनरी और एक है टर्शियरी। दो आपको याद रखना है, क्वार्टनरी और टर्शियरी। ठीक है, ऐसे मेसोजोइक एरा की बात करें तो उसमें तीन आता है। क्या क्या? क्रिटेशियस, जुरासिक और ट्रायसिक। सब याद करने वाला चीज है। ठीक है, तो ये पीरियड के नाम है, कौन कौन से एरा में कौन कौन सा पीरियड है याद कर लेना। ठीक है, ऐसे पेलोजोइक एरा के अंदर भी कुछ पीरियड्स है, जैसे कौन कौन? देखो, परमियन, कार्बनिफेरस, डेवोनियन, सिल्यूरियन, कार्बियन। ठीक है, कैम्ब्रियन होगा, कार्बियन नहीं होता है, गलत लिखा है इसमें, कैम्ब्रियन होता है। ठीक है कोई नहीं। तो ये सारे हैं, तो आपको यहाँ से याद करने वाली चीजें हैं सारी। अब इसको याद करने कुछ कुछ हम बताए थे, लिखा नहीं है इसने। जैसे इसका था क्यूटी पाई। ठीक है इसका था क्यूटी पाई, सिनोजोइक एरा का, क्यूटी पाई। ऐसे ही मेसोजोइक एरा के लिए इसका था क्रेटा, कार का नाम, क्रेटा जुरा ट्राईसाइकिल। ठीक है, क्रेटा जुरा ट्राईसाइकिल। और पैलेजोइक एरा के लिए था पर कार देवता, पर कार देवता सिली, और कम ब्रेन वाले हैं। इस तरह से था। ये तो मैं ऐसे ही याद करता हूँ, मुझे ऐसे याद आता है। तो तुमको अगर बहुत याद करने का चुल मचा है, तुम कैसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, और कोई तुम्हारे पास तरीका है उससे भी याद कर सकते हो, बस याद कर लेना और क्या। अब यहाँ पर ये जिसका भी कॉपी है, ये इनको कुछ होमवर्क दिया गया था, इन्होंने नहीं किया है तो इन्होंने ब्लैंक छोड़ दिया है। ठीक है, इसका ये जो खाली जगह है मैं भरता हूँ, एनसीईआरटी खोलता हूँ, उनको बता क्या था इसमें। इसीलिए जब होमवर्क मिलता है ना तो उस वक्त ही कर लेना चाहिए ये तो ये अगले जन्म तक नहीं होता, छोड़ना नहीं चाहिए टाइम पे। एक मिनट। तो ये था। अभी भी याद करने का ही है प्योरली, मैं समझा देता हूँ फटाफट। जैसे इसमें क्या है? देखो ध्यान से, इसमें क्या है ना कि तुमको पहले याद रखना पड़ेगा कि किसका एंसेस्टर कौन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये देखो, कलर चेंज करते हैं। देखो जैसे कि यहाँ लिखा है क्लोरोफाइट एंसेस्टर सबसे नीचे, है ना? तो क्लोरोफाइट एंसेस्टर वो प्लांट है जिसके अंदर क्लोरोफिल पहली बार आया था, और ये क्लोरोफिल की हेल्प से फोटोसिंथेसिस कर पा रहा था। ठीक है, अच्छा, क्लोरोफाइट एंसेस्टर से आगे चलकर एक बना होगा ट्रैकियोफाइट एंसेस्टर, और यहां से एक ब्रांच निकला है, और ये ब्रांच आगे चलकर अभी के टाइम का ब्रायोफाइट बन गया। मतलब क्लोरोफाइट एंसेस्टर से ब्रायोफाइट भी बना है, और क्लोरोफाइट एंसेस्टर से ट्रैकियोफाइट भी बना है। व्हाट इज ट्रैकियोफाइट? जिसमें ट्रैकिया हो, मतलब इसमें वेसल्स हो। ठीक है, जो वेसल्स वाले, जो जैसे जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, ये सब है, आगे चलकर बनेंगे, बने नहीं है, आगे चलकर बने, इसके एंसेस्टर है ये लोग, है ना? टेरिडोफाइट्स में भी। ठीक, ऐसे ही ट्रैकियोफाइट्स के अंदर और एवोल्यूशन जब हुआ होगा तो यहाँ से एक ब्रांच ये निकला, और इससे बना जोस्टेरोफाइलम, और एक बन गया यहाँ से राइनिया टाइप प्लांट्स। ठीक है, राइनिया टाइप प्लांट्स आगे गया होगा, या फिर फिलहाल जोस्टेरोफाइलम को पकड़ लो, चलो यहाँ से, ये देखो, आर्बोरेसेंट लाइकोपॉड बना होगा, और भी ब्रांच निकले होंगे, यहाँ लिखा नहीं है। ठीक है, ऐसे इससे आगे चलकर हर्बेशियस लाइकोपॉड बना होगा। ठीक है, इससे आगे चलकर और जो बन रहा होगा आगे, मतलब यहाँ से
अब ये चीज समझने का कुछ नहीं है इसमें, ये बस याद रखना है कि किससे क्या बना होगा, कौन किसका एंसेस्टर है, और कौन कौन से समय में या कौन से एरा में था। ये तुमको ही याद करना है, इसमें मेरा बहुत बड़ा योगदान नहीं रहेगा। जैसे हम बोले अगर कि आर्बोरेसेंट लाइकोपॉड्स, इनका टाइम स्केल क्या है, तो अगर हम बोले कि इसका जो एरा है वो है पैलोजोइक, देखो पैलोजोइक के अंदर आ रहा है ना, ये पूरा पैलोजोइक है, ठीक है। और पीरियड कौन सा है, तो इसका पीरियड है पर्मियन, है ना, पर्मियन पीरियड में लाई करता है। तुमसे बोले कि कॉनिफर, कॉनिफर्स का एंसेस्टर कौन है और वो कौन से टाइम में है, ये सब पूछेगा। तो कॉनिफर जो है देखो कहाँ से आया, साइलोफाइटन से आया या सिलोफाइटन से आया, है ना। और ये हो गया, फर्न्स हो गए, फर्न्स भी कहाँ से आए, सिलोफाइटन से आए, ठीक है। हर्बेशियस लाइकोपॉड भी मतलब इसी टाइम पीरियड में है। देखो इनका टाइम पीरियड देखिए आप, इनका टाइम पीरियड है जुरासिक, ठीक है, इनका भी साइकैड्स का भी कहाँ है, जुरासिक। और ये कौन से एरा में है, मीजोजोइक एरा में, ठीक है। जुरासिक वही टाइम पीरियड है जिसमें डायनासोर्स धरती पर बहुत ज्यादा अच्छे से ग्रो कर रहे थे, मतलब स्टार्ट तो ऑलरेडी हो चुके थे ट्रायसिक में ही, बट वो रूल कर रहे थे धरती पर जुरासिक में, इसलिए वो जुरासिक वर्ल्ड और जुरासिक पार्क की मूवी बनी हुई है। जुरासिक वर्ल्ड यहीं से आया है। ये टाइम है, एक धरती का वो समय है जब उस समय उस वक्त धरती पर डायनासोर्स का राज था, जैसे आज इंसानों का है, समझे। यही सब आता है। जैसे डाइकॉट्स का कब होगा, तो ये सब याद करना तुम्हारा काम है यार, ठीक है। ये पूरा प्लांट का ऐसे सेम टू सेम नेक्स्ट पेज पर एनिमल्स के लिए बनाया गया है, देखो ये देखो। ठीक है। जैसे बोलेगा कि मैमल्स का एंसेस्टर कौन है, देखो मैमल्स का एंसेस्टर देखो ये है, थेराप्सिड एक्सटिंक्ट हो चुका है, ठीक है। ये कहाँ से आया, तो यहाँ से आया होगा देखो, ठीक है, ट्राइसेराटॉप्स। ओके, ये है पेलिकोसॉरस, ठीक है, थिकोडॉन्स। इस तरह से कुछ भी पूछ सकता है। जैसे बोलेगा कि जुरासिक का टाइम स्केल क्या था, ये भी पूछ सकता है, यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, तो ये तुम थोड़ा सा पढ़ लेना, थोड़ा सा क्या मतलब टाइम निकाल के पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक। तो यही मैंने बोला था यहाँ लिखने के लिए, लिखे तो हो नहीं यार, क्या पढ़ोगे बताओ। ये लिखने के लिए मैंने बोला था यहाँ पर कि इसको बना लेना अच्छे से। इन महात्मा जी ने नहीं बनाया है, ये किसका कॉपी है मैं नहीं पहचानता हूँ, जिसका भी है। चलो ठीक है, आगे देखो। तो इम्पोर्टेंट टाइम वैल्यूज, इंपॉर्टेंट टाइम वैल्यूज ये सब भी याद करना है, जैसे क्या क्या है देखो फटाफट देखा जाएगा, आइए। देखो फर्स्ट इज सेलुलर, यहाँ से क्वेश्चन आता है। नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ ओरिजिनेट किया था 3 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, यानी 3000 मिलियन ईयर्स। बिलियन और मिलियन दोनों याद रखना पड़ेगा, कन्वर्ट कर लेना, 1000 का फर्क है ना, मतलब 1 बिलियन मतलब 1000 मिलियन ऐसे करके। ओके, फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ ओरिजिनेट कब हुआ था, 2 बिलियन या 2000 मिलियन, ठीक है। फर्स्ट इनवर्टिब्रेट 500 मिलियन, ठीक है। अब मैं इसमें क्या समझाऊं आपको, याद करना है। फर्स्ट फिशेस जॉलेस फिश आई थी उस वक्त, जैसे कि एनिमल किंगडम में तुम साइक्लोस्टोमेटा पढ़ते हो, उसका टाइम स्केल क्या है, 350 मिलियन। ऐसे ही फिश विथ स्टाउट, स्टाउट मतलब मोटा, स्ट्रॉन्ग फिन्स, ये लोग क्या करते थे, पानी से निकलकर जमीन पर आते थे, कुछ देर चलते थे, मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक करके वापस पानी में चले जाते थे, ठीक है। ये ऐसे ही सी वीड्स और सम प्लांट्स आए 320 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। डायनासोर्स एक्सटिंक्ट कब हो गए, विलुप्त कब हुए, 65 65 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। 1938 में एक फिश मिलती है, सीलोकैंथ, साउथ अफ्रीका के रिवर्स से, ठीक है। और जब वहां पर मिलती है वो, तो उसके पास अजीब तरह के कैरेक्टर्स थे जो बाकी फिशेस में पाए नहीं जाते, ठीक है। उसकी एक पुरानी फॉसिल भी मिली थी, और उसकी फॉसिल का जो शेप था वही शेप उस फिश का भी था, मतलब वो एक लिविंग फॉसिल थी। लिविंग फॉसिल के बारे में मैंने एनिमल किंगडम समझाया था, वैसे मैं फिर से बोल दे रहा हूँ। लिविंग फॉसिल ऐसे जानवर को बोलते हैं जो पुराने जमाने में भी वैसा ही दिखता था, आज भी वैसा ही दिखता है, उसके अंदर ज्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है, उसके अंदर कुछ खास चेंजेस नहीं हुआ, या फिर एवोल्यूशन का रेट बहुत स्लो है, ऐसे जानवर को हम लिविंग फॉसिल बोलते हैं, ठीक है। तो सीलोकैंथ यहाँ पर क्या है, सीलोकैंथ लो फिन्स क्या है, लिविंग फॉसिल के एग्जाम्पल है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल है किंग क्रैब, किंग क्रैब भी क्या है, लिविंग फॉसिल का एग्जाम्पल है, ठीक है। ऐसे जिंको पढ़ोगे, जिंको बॉटनी में प्लांट किंगडम में तुमको मिलेगा, तो वो भी क्या है, लिविंग फॉसिल का एग्जाम्पल है, ठीक है। वही सब है। और ये क्या है, आज के जमाने का जो सैलामेंडर है, एम्फीबियंस है, और मॉडर्न डे फ्रॉग है, उसके एंसेस्टर रहे होंगे ऐसा मानते हैं लोग, मतलब ऐसा साइंटिस्ट मानते हैं। अब क्या था क्या नहीं वो तो नहीं पता, बट एनसीईआरटी ने ऐसा कहा है, ठीक है। अब देखो, एम्फीबिया और रेप्टाइल्स के एग्स में, अंडों में क्या फर्क होता है वो समझ के रखना पड़ेगा। जब एम्फीबिया जैसे फ्रॉग है, उसके अंडों को अगर डायरेक्ट धूप में रख दिया जाए सन के अंडर, तो उसके जो अंडे होंगे ना,
वो क्या होंगे, सूख जाएंगे और खराब हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, डिहाइड्रेट हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन रेप्टाइल्स के पास जो अंडे हैं वो हार्ड होते हैं थोड़े से, उसके शेल कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। ठीक है, कवर हार्ड होती है, इसकी वजह से वो धूप से नष्ट नहीं होते। ठीक है, ड्राई, वो सन में रख सकते हैं उसको। ठीक है, ये फर्क समझ के रखना। नेक्स्ट है टैरानोसोरस रेक्स, टीरेक्स बोलते हैं इसको शॉर्ट में। टीरेक्स एक डायनासोर था, इसकी हड्डियां पाई गई, इसकी हाइट 20 फीट की थी, और इट हैज ह्यूज डैगर लाइक टीथ। डैगर लाइक मतलब खंजर जैसा। ठीक है, छुरा, बड़ा सा छुरे की तरह इसका दांत था, बहुत ही नुकीला। ठीक है। वाटर लिविंग रेप्टाइल्स का एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, एक थायोसॉरस, एक थायोसॉरस। ठीक है, एक थायोसॉरस। इसका टाइम भी याद रखना आपको, 200 मिलियन ईयर्स अगो इसका एज है। ठीक है। कोल जो था, कोल, कोयला जो है, वो किसी जमाने में रेप्टाइल्स और टेरिडोफाइट्स की मतलब बॉडी थी। ठीक है, मतलब वो लोग जब मर गए तो सारे के सारे जो रेप्टाइल्स और टेरिडोफाइट उस वक्त थे, उनकी ही डेड बॉडी से कोल बना है। एनसीईआरटी में बस लिखा है कि टेरिडोफाइट से बना है, हालांकि उसमें डायनासोर्स का भी हड्डी उसका भी है। ठीक है, जो पेट्रोल डीजल है ये सब भी उस जमाने के जो बहुत सारे जानवर मरे हैं उन्हीं का ही, वो जो बचा कुचा जो चीजें हैं वही पेट्रोल डीजल बन गया, हाइड्रोकार्बन है वो सब। ठीक है। आगे देखो, सीक्वेंस ऑफ एवोल्यूशन। सीक्वेंस ऑफ एवोल्यूशन तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, एक रिवीजन के लिए मैंने शायद क्लास में कराया था। जैसे इनवर्टिब्रेट से वर्टिब्रेट बना, फिर फिशेस बने, फिर एम्फीबियन बना, रेप्टाइल्स बने। रेप्टाइल्स से आगे चलकर दो बन गया, एवीज और मेमेलिया। ठीक है, रेप्टाइल से ही एवीज और मेमेलिया बना। इसका एग्जांपल में मैं बताया था आपको, आर्कियोप्टेरिक्स जो कनेक्टिंग लिंक है। ठीक है। अब देखो, द फर्स्ट मैमल्स वर स्मॉल इन साइज। पहले जो मैमल्स बने थे वो छोटे साइज से, चूहे की तरह थे, चुछुंदर जैसे, उसको श्रू बोलते हैं। ठीक है, श्रू। एंड दे वर वेरी वेरी इंटेलिजेंट इन सेंसिंग डेंजर, बहुत इंटेलिजेंट थे वो, उनको डेंजर समझ में आता था। अनाथोस्टोमेटा जॉलेस फिश, हाँ, नाथोस्टोमेटा। नाथोस्टोमेटा, उसको एनाथा बोलता है, नाथोस्टोमेटा नहीं बोलते। एनाथा। ठीक है, नाथोस्टोमेटा दूसरा है। अच्छा ठीक है। तो तो ये शुरू थे छछिंदर, छोटे साइज के थे, जो काफी इंटेलिजेंट थे, छोटे साइज के थे लेकिन बहुत इंटेलिजेंट थे। तो अगर कोई शिकारी इनको पकड़ने आता था तो वो महसूस कर लेते थे इस बात को कि हमको खाने आ रहा है, अपने आप को बचाने की क्षमता उनके अंदर ज्यादा थी, इसलिए वो बच गए। ठीक है, इसीलिए उनका नंबर धीरे धीरे बढ़ता रहा समय के साथ। और रेप्टाइल्स उतने इंटेलिजेंट नहीं थे तो उनका नंबर घटता रहा। और साथ साथ क्लाइमेटिक चेंजेस भी हो रहे थे, धरती पे गर्मी बढ़ रही थी। ठीक है, तो मतलब धरती फिर ठंडा भी बढ़ा, बाद में आइस एज भी आया। हालांकि मतलब जो इन्वायरमेंट जो चेंज हो रहा, ठंड गर्म जो भी हो रहा है, चेंजेस हो रहे थे जो भी, उसमें मैमल्स काफी बेहतर अडेप्ट कर पा रहे थे, रेप्टाइल्स नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, जिसकी वजह से उनका नंबर घटने लगा और मैमल्स का बढ़ने लगा। इन ओल्डर टाइम्स ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। अब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट नाम का एक टॉपिक चलता है, इसमें क्या होता है, ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि जो पुराने जमाने में अभी धरती के जितने भी कॉन्टिनेंट्स, जैसे एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका जो भी है, ऑस्ट्रेलिया, ओशियाना जो भी बोलना है उसको, ये सब के सब एक साथ मिले हुए थे। और फिर वो टूटने लगते हैं, प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट होता है एक्चुअली। ठीक है, टूटते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। इसके साथ अलग अलग होने की वजह से पहले कुछ ऐसा था, जैसे मान लो ये इंडिया है। ठीक है, ये इंडिया है इस तरह से, और यहाँ पे अरब है मान लो, ये अफ्रीका है। ठीक है, इस तरह से, ये अफ्रीका है। ये इस तरह से मान लो, यहाँ पूरा यूरोप है, मैं रफ ही बना रहा हूँ बहुत। और फिर ये पूरा एशिया है, इस तरह से चाइना होते हुए, इस तरह से। फिर यहाँ पर और भी चीजें हैं इस तरह से, बहुत सारे, हाँ यहाँ पे थाईलैंड वगैरह ये सब है। फिर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है इस तरह से। ठीक है, इस तरफ देखोगे, ये नॉर्थ अमेरिका है, और ऐसे करके यहाँ पे साउथ अमेरिका है। ठीक है, तो पहले क्या था कि ये जो चीज है यहाँ से साउथ अमेरिका जो है, ये वाली, ये साउथ अमेरिका है। ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये इंडिया है हमारा। हम्म, और ये है एशिया। ठीक है, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है। पहले क्या था कि ये साउथ अमेरिका और एशिया, सॉरी, साउथ साउथ अमेरिका और अफ्रीका एक साथ थे, मतलब ये और ये एक साथ थे पहले। ये और ये एक साथ है। तुम अभी कभी मैप खोल के देखोगे, तुमको इसका शेप और इसका शेप मैच करता हुआ दिखाई पड़ेगा, मतलब फिट हो जाएगा आपस पजल की तरह। ठीक है, तो ये क्या हुआ, यहाँ से ये टूट कर अलग हो गया और इस तरह से जाने लगा, और जा करके नॉर्थ अमेरिका से टकरा गया। कौन, साउथ अमेरिका। यहाँ से निकला अफ्रीका से और जाके यहाँ टकरा गया। जब यहाँ टकराया तो यहाँ बहुत सारे जानवर थे, वो जानवर यहाँ से भागकर यहाँ आया। कौन आया देखने के लिए, ये कौन आया, तो नॉर्थ अमेरिका के जानवर जो थे, खतरनाक जानवर थे।
वो साउथ अमेरिका के बहुत सारे जानवर को मार डाले। उसी के बारे में एनसीईआरटी इसी को समझा के लिखती है। क्या लिखती है देखो, इसको मैं साइड करता हूँ। देखो, तो इन ओल्डर टाइम्स, इन ओल्डर टाइम्स ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ठीक है। कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट कर गया, मूव कर गया। साउथ अमेरिका ज्वाइंट नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका निकलकर अफ्रीका से अलग हो गया और नॉर्थ अमेरिका को ज्वाइन करके टकरा गया। एज अ रिजल्ट मेनी मैमल्स ऑफ साउथ अमेरिका वर ईटन बाय प्रेडेटर्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका से प्रेडेटर आने लगे इधर से और साउथ अमेरिका के बहुत सारे जानवर को खा गए। ठीक है, जैसे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के वहां पर जानवर थे, जैसे एग्जाम्पल के रूप में वहां पे हॉर्स की जैसे, बहुत हॉर्स की तरह दिखने वाले जानवर थे। ठीक है, कंगारू जैसे भी जानवर थे बहुत सारे, सबको खा गए। जैसे यहाँ पे लिखा है कौन कौन से एनिमल खा के खत्म हो गए। देखो यहाँ पे, हॉर्स लाइक मैमल्स, बेयर लाइक मैमल्स, हिप्पोपोटामस लाइक मैमल्स, रैबिट जैसे जानवर और भी थे, बट उनको ये लोग खा के खत्म कर दिए। ठीक है, और उसी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से कंगारू जो है, कैंगरू जो है, वो ऑस्ट्रेलिया में अकेला बच गया। उसको खाने वाला कोई नहीं था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तुम मैप देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया के आसपास पूरा खाली है, समुद्र है। तो वहां से कोई दूसरा जानवर आकर उसको खा ही नहीं पाया, तो बच गया। नहीं तो वो भी खत्म हो गया होता। तो कैंगरू वर आइसोलेटेड फ्रॉम प्रेडेटर एनिमल्स एंड स्टिल अलाइव इन ऑस्ट्रेलिया, इसलिए कंगारू सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अलग थलग बचा हुआ है। बाकी दुनिया में और कहीं कंगारू नहीं मिलेगा आपको, कि वहां पे सब खा पी के खत्म हो चुका है। ठीक है, ये नाम वाम याद कर लेना यार, समझिए। अब बचता है ह्यूमन एवोल्यूशन, इसको भी निपटा देते हैं फटाफट, अभी याद करने का ही है। तो देखो यहाँ पे एक ट्रिक बताया था क्लास में मैंने, प्लीज डू रिमेम्बर, ये डू लिखा है, प्लीज डू रिमेम्बर, यहाँ तक हुआ 1 2 3। फिर 4 नंबर ये है, एप्पल, एप्पल्स हैव एसेंशियल, 6 नंबर एसेंशियल, न्यूट्रिएंट 7 8 9। ये सीक्वेंस याद करना, प्लीज डू रिमेम्बर, एप्पल्स हैव एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर ह्यूमन हेल्थ या ह्यूमंस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? तो सबसे पहले प्लीज का मतलब हो गया पैरापिथेकस, पैरापिथेकस शब्द एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक है, बस जान के रखो। ड्रापिथेकस, ठीक है, ये है, सारे हैं रामापिथेकस। तो प्लीज से हो गया पैरापिथेकस, डी से हो गया ड्रापिथेकस, और एक मिनट, और आर से रिमेंबर से हो गया रामापिथेकस। चौथा नंबर एप्पल, एप्पल से याद रखना ऑस्ट्रालोपिथेकस। ठीक है, नाम तो तुमको याद करना ही पड़ेगा, ये जो सीक्वेंस मैं बता रहा हूँ, सीक्वेंस याद करने के लिए तुमको बस ये ट्रिक है। ट्रिक से तुमको नाम याद नहीं होगा, नाम तुमको अलग से याद करना पड़ेगा, बस सीक्वेंस में रहे इसलिए प्लीज डू रिमेंबर ऐसे करके याद करवा रहा हूँ। प्लीज से पैरा, फिर डू से ड्रायो, फिर रामापिथेकस, एप्पल ऑस्ट्रालोपिथेकस, हैव होमो हैबिलिस, एसेंशियल इरेक्टस, होमो इरेक्टस, ये देखो। और एक बात याद रखना, यहाँ पर साइंटिफिक नेम ऐसे नहीं लिखते, स्पीशीज का नाम हमेशा स्मॉल में लिखा जाएगा, इसलिए सही है, होमो इरेक्टस। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट मतलब निएंडरथैलेंस, निएंडरथल मैन या निएंडरथैलेंसिस। ठीक है, फॉर, फॉर मतलब फॉसिलिसिस, और लास्ट में होमो, होमोसेपियंस मॉडर्न ह्यूमन। ठीक है, तो देखो यहाँ नाम वाम देख लो फटाफट। जैसे यहाँ देखो, होमोसेपियंस किसका किसका नाम है, अब ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा है क्लियर, बट जान के रखो। जैसे होमोसेपियंस निएंडरथैलेंसिस पूरा नाम होगा इसका। ठीक है, हमारा साइंटिफिक नेम क्या है, होमोसेपियंस सेपियंस पूरा नाम है ना, हमारा क्या है, होमोसेपियंस सेपियंस, है ना। ऐसे ही इसका क्या नाम था, ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, ये भी एक प्रकार का इंसान था, बट ये अब दुनिया में नहीं रहा। तो होमोसेपियंस निएंडरथैलेंसिस, निएंडरथल एक जगह है जहां पर इसकी हड्डियां मिली थी, फॉसिल मिला था, इसलिए इसका नाम उस जगह के नाम पे रख दिया गया, निएंडरथल मैन। ठीक है, साइंटिफिक नेम होमोसेपियंस निएंडरथैलेंसिस। ऐसे ही एक और है, उसका नाम है क्रो मैग्नन मैन, क्रो मैग्नन भी एक जगह है जहां से इसकी हड्डियां मिली थी। ठीक है, जहां ये रहता था। और क्रो मैग्नन रॉक्स जगह जगह का नाम है, क्रो मैग्नन रॉक्स, वहां से उस नाम को उठाकर इस इंसान का नाम रख दिया गया क्रो मैग्नन मैन। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इसका भी साइंटिफिक नेम है होमोसेपियंस बट फॉसिलिसिस। ठीक है, और अभी के आज के जो मॉडर्न मैन ह्यूमन है, हम लोग जैसे हैं, तो हम लोग क्या, होमोसेपियंस सेपियंस। सेपियंस का अर्थ होता है वाइज मैन, वाइज मतलब होता है जो बुद्धिमान हो, जिसके पास बुद्धि हो। ठीक है, और होमो मतलब होता है इंसान, तो ऐसा इंसान जो बुद्धिमान हो, होमोसेपियंस। ठीक, और फॉसिलिसिस का मतलब होता है जिसकी फॉसिल्स पाई गई हैं, अवशेष पाए गए। और निएंडरथल तो आपको पता ही चल चुका है, जगह का नाम है, इसलिए उसका नाम निएंडरथैलेंसिस रखा गया। ठीक है, तो ये सीक्वेंस याद कर लेना है पहली बात। उसके बाद एनसीईआरटी का कुछ समराइजेशन मैंने लिखवाया था क्लास में, ये देखो फटाफट।
तो कलर चेंज करते हैं। हैंग हो गया। हाँ, तो देखो, देखो ड्रायोपिथेकस वाज द कॉमन एंसेस्टर ऑफ एप एंड मैन। एप और मैन, अच्छा एप क्या है यहाँ पर, व्हाट इज एप? तो ये जैसे चिंपैंजी, गोरिल्ला, ओरंगटन, ठीक है, जिब्बॉन, ये सब क्या है, ये सब एप्स हैं। तो एक जमाने में जो एप हैं और जो हम लोग इंसान हैं, हम हमारे एंसेस्टर क्या थे, एक ही थे। और वो एंसेस्टर कौन थे? उनका नाम था ड्रायोपिथेकस। ठीक है, उनका नाम था ड्रायोपिथेकस। ऐसे तुम कोई बोलेगा पैरापिथेकस कौन था, एनसीईआरटी में नहीं है, बस सुन लो। पैरापिथेकस जो था वो एप, मैन और मंकी जो बंदर है, उसका भी एंसेस्टर, कॉमन एंसेस्टर था पैरापिथेकस। वो एनसीईआरटी में नहीं है, ये है, लेकिन याद रखना ड्रायोपिथेकस के बारे में। बोथ ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस वर हैरी। उनकी पूरी बॉडी में मतलब क्या थे, हेयर थे, ठीक है, चिंपैंजी की तरह। एंड उनकी फॉसिल्स याद रखना आपको 15 मिलियन ईयर्स पुरानी है। दे वॉक्ड लाइक गोरिल्ला एंड चिंपैंजी। नक्कल वॉकिंग, नक्कल मतलब जैसे ये हाथ ना हो गया, ठीक है, इसके दम पर ऐसे हाथ रख करके, से हाथ को मैं इस तरह से, जैसे मान लो, हम्म, ऐसे हाथ को ऐसे रख के, ठीक है, जैसे आटा गूंथते हैं ना, इस तरह से, ऐसे इस तरह चलता था वो, हाथ को ऐसे करके चलता था। ठीक, हाथ को ऐसे रख के चलता था। ठीक है। तो अभी भी चिंपैंजी को अगर तुम देखोगे तो इस तरह चलता है। चिंपैंजी गोरिल्ला जो होता है, दो पैर में चल सकता है वो लोग, और चार पैर में जब चलता है तो अपने हाथों को ऐसे इस तरह से नीचे रखकर चलता है। ठीक है, इसको बोलते हैं नक्कल वॉकिंग। ठीक है। नेक्स्ट देखो, रामापिथेकस वाज मोर मैन लाइक। उसकी, रामापिथेकस की अगर हम बात करें तो उसके अंदर मैन वाले फीचर्स अधिक थे। एप वाले फीचर भी थे बट मैन वाले फीचर्स ज्यादा थे। लेकिन ड्रायोपिथेकस की बात करें तो वो ज्यादा एप लाइक था। ठीक है, तो रामापिथेकस के अंदर मैन वाले फीचर्स ज्यादा थे, ड्रायोपिथेकस के अंदर एप वाले फीचर्स अधिक थे, याद रखना। ठीक है, सम फॉसिल्स वर फाउंड इन इथियोपिया एंड तंजानिया ऑफ अफ्रीका। या ईस्टर्न अफ्रीका में दो देश हैं, तंजानिया और इथोपिया। वहां से इनकी फॉसिल मिली है। उनकी एज आपको याद रखना है 3 से 4 मिलियन ईयर्स पुरानी है। ठीक है। सम फॉसिल्स वर फाउंड इन ईस्टर्न अफ्रीका ग्रासलैंड्स। ईस्टर्न अफ्रीका ग्रासलैंड में इसकी कुछ फॉसिल मिलती है, इसका एज कितना है, 2 मिलियन ईयर्स पुराना है। ये किसका था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस का था। ठीक है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का जो हाइट था वो 4 फीट के आसपास था, नेक्स्ट लाइन लिखा रहता, या उससे कम था। ठीक है, तो इसकी हाइट 4 फीट या उससे कम थी। और ये लोग पत्थर के औजार बनाते थे, लेकिन ये उस हथियार से शिकार नहीं करते थे। एक तरह से वो था, अपने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए लोग हथियार बनाए थे। ठीक है, उस उससे वो शिकार करके उस जानवर को मार के खाते नहीं थे। ये लोग क्या खाते थे, ये लोग फ्रूट्स खाते थे। तो शुरुआत में ये लोग फ्रूट्स खाते थे। ठीक है, फिर आगे चल करके ये लोग मांस खाना भी स्टार्ट कर दिए। तो होमो हैबिलिस जब आता है, देखो, होमो हैबिलिस वाज मोर मैन लाइक एंड दे, ये भी क्या था, डिड नॉट ईट मीट, ये भी मीट नहीं खा रहा अभी तक। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, कौन पहली बार मीट खाया? तो अभी तक ये लोग मीट नहीं खा रहा है, ये लोग वेजिटेरियन है अभी तक। अच्छा, इनकी ब्रेन कैपेसिटी पे भी क्वेश्चन आता है। तो ब्रेन कैपेसिटी याद रखेंगे, होमो हैबिलिस की 650 से लेकर 800 थी। होमो हैबिलिस 650 to 800 सीसी। अच्छा, क्रेनल कैपेसिटी ये नहीं है, इसको हम बोलते हैं, कैपेसिटी बोल सकते हैं। सीसी का दो मतलब निकलता है, यहाँ पर सीसी वॉल्यूम के लिए है। ठीक है, इसमें भी कंफ्यूजन होता है बहुत लोग को, तो ध्यान सुनेंगे। ये सीसी है क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, और साथ ही साथ क्रेनियल कैपेसिटी की जो वैल्यू है वो है 650 से लेकर 800, फिर हम यहाँ लिखेंगे सीसी। तो इस सीसी का मतलब क्रेनियल कैपेसिटी नहीं है। क्रेनियल कैपेसिटी का मतलब हो गया कि कितनी, क्या वॉल्यूम है यहाँ पर क्रेनियम के अंदर, कितना अंदर में कितना जगह है। ठीक है, उसका यूनिट है सीसी। ठीक है, और ये सीसी का मतलब क्रेनियल कैपेसिटी नहीं है, याद रखना। सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट देखो, होमो इरेक्टस। ये दो पैर पे चलने लगा, इरेक्ट पोस्चर था इसलिए इसका नाम इरेक्टस पड़ा। पहली बार ये इरेक्ट होकर चल रहा था, सीधे चल रहा था दो पैर पे। और ये मीट खाता था, याद रखेंगे, इरेक्टस ही मीट खाता था। ओके, नेक्स्ट देखो, ब्रेन कैपेसिटी कितनी थी इसकी, 900 सीसी थी इसकी, या क्रिल कैपेसिटी बोल सकते हैं। मतलब ब्रेन कैपेसिटी बोलो या क्रेनियल कैपेसिटी बोलो, एक की बात है। इसकी थी 9, मतलब बढ़ गया, कैपेसिटी इसका बढ़ गया। आगे देखो, होमो इरेक्टस वेर ऑफ 3 टाइप्स। तो ये 3 प्रकार के इरेक्टस थे, इनकी हड्डियां 3 जगह से मिली है। एक मिली है जावा से। ठीक है, जावा, जावा बाली है ना, इंडोनेशिया। ठीक है, वहां पर, तो उस एरिया से मिले इसलिए, क्योंकि फॉसिल्स जो इसकी थी जावा आइलैंड से मिली थी, जिसका नाम जावा रख दिया गया, जावा मैन। पेकिंग जो चाइना का राजधानी है, बीजिंग बोलते हैं उसको आज के जमाने में, पहले इसका क्या नाम था, पेकिंग। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम पेकिंग मैन रखा गया, क्योंकि वहां पर इसकी हड्डियां पाई गई।
तो जहां से इसकी हड्डियां उठाएगी उसके नाम पे नाम रख दिया गया, उस जगह के नाम पे। ठीक है, हेडलबर्ग जर्मनी में एक जगह है, वहां से उठाया गया, वहां पे हड्डियां पाया गया। तो हेडलबर्ग से के नाम पर हेडलबर्ग मैन। तीन प्रकार का होमो इरेक्टस है, नाम याद कर लेंगे, जावा मैन, पेकिंग मैन और हेडलबर्ग मैन। ठीक है, इसमें बस जावा मैन का नाम एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा है, बट आप याद करके रखो कि तीनों ही अगर आ गया मान लो क्वेश्चन तो, वैसे नहीं आएगा, चांस नहीं है, पर फिर भी कवर कर लेते हैं। तो होमो इरेक्टस तीनों ही होमो इरेक्टस है। ठीक है, अब होमो इरेक्टस आगे चलकर दो कैटेगरी बनाया। एक बनाया होमो सेपियंस, मतलब एक निएंडरथल वाला होमोसेपियंस, और एक बनाया क्रोमैग्नन वाला होमोसेपियंस। ठीक है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, होमोसेपियंस निएंडरथैलेंसिस। इसका साइंटिफिक देखो, होमोसेपियंस फॉसिलिसिस। इसको हम कॉमन नेम से बोलते हैं निएंडरथल मैन। ठीक है, क्योंकि इसकी जो हड्डियां थी वो निएंडरथल नाम की जगह पर पाई गई। ठीक है, और इसका क्रोमैग्नन मैन, ठीक है, इसकी हड्डियां क्रोमैग्नन वाली जगह से पाई गई। ठीक है, दोनों अलग अलग टाइप के इंसान थे। ठीक है, आज जितने भी इंसान दुनिया में हैं सब एक ही टाइप के हैं, भले ही कोई गोरा काला या लंबा या कोई अलग अलग हाइट का या अलग मतलब दिखने में अलग दिखता हो। जैसे कोई जैसे कि चाइनीज है, कोई रशियन है, कोई जैसे इंडियन के अलग निग्रोइड रेस है, अलग अलग टाइप के हैं ना, डिफरेंट टाइप्स के हैं, बट सबके सब क्या है, सबके सब एक ही ह्यूमन बीइंग के अंदर आते हैं, सबके सब होमो सेपियंस सेपियंस है। लेकिन उस वक्त इंसान की दो अलग अलग जातियां चल रही थी, एक होमो सेपियंस रियंडरथैलेंसिस और एक था होमो सेपियंस फॉसिलिसिस, और इन दोनों के बीच लड़ाई चल रहा था। ठीक है, जिसमें निएंडरथल मैन हार गया और एक्सटिंक्ट हो गया, और ये जीत गया, क्योंकि इनकी लड़ाई सेम रिसोर्सेज के लिए थी। और इसीलिए सेम रिसोर्सेज में जो ज्यादा मतलब जो ज्यादा फिट होता है वही सरवाइव कर पाता है। निएंडरथल की मौत हो गई फिर। और ऐसा भी है कि कुछ कुछ निएंडरथल और मतलब क्रोमैग्नन के बीच में क्रॉसिंग भी हुआ, मेटिंग भी हुआ, जिसकी वजह से आज भी हमारे अंदर निएंडरथल के जीन्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमारे अंदर 4% के आसपास निएंडरथल के जीन्स भी हैं, तो हम लोग एक प्रकार से क्रोमैग्नन और निएंडरथल दोनों के ही जीन्स कैरी करते हैं। ठीक है, बट अधिकतर जीन्स हमारे पास किसके हैं, क्रोमैग्नन मैन के हैं। निएंडरथल पूरी तरह से एग्जिस्टेंस अब नहीं करता, अब सेपरेट एक तुमको इंसान नहीं मिलेगा निएंडरथल वाला। ठीक है, अच्छा, निएंडरथल मैन की बात करें फिर से, तो देखो इसका लोकेशन कहाँ था, सेंट्रल एंड ईस्टर्न एशिया में इसके मतलब ये लोग पाए जाते थे। सेंट्रल और ईस्टर्न एशिया मतलब यहाँ रशिया है, और ईस्टर्न मतलब यहाँ टर्की है। ठीक है, तुर्की, उस एरिया में कजाकिस्तान जहाँ पर है वहां पर ये लोग मेनली पाए जाते थे। तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और ये तुम्हारा अफगानिस्तान के ऊपर का जो भी एरिया है। ठीक है, ये सारे एरिया में ही मिलते थे। टाइम क्या है, देखो 40,000 से लेकर 1 लाख साल पहले इंडिया में मिलते होंगे, और एनसीईआरटी में लिखा नहीं है। ठीक है, इतना याद रखना आपको। तो इतना साल पहले ये लोग धरती पर थे, याद रखेंगे। ठीक है, और देखो नेक्स्ट पेज पर, दे यूज टू दे यूज हाइड्स। हाइड्स मतलब छाल। ठीक है, लोग छाल, एनिमल के स्किन की छाल को यूज करके ये लोग अपने शरीर को ढकते थे। ठीक है, कपड़े के रूप में हाइड्स का इस्तेमाल करते थे। उनकी ब्रेन कैपेसिटी 1400 सीसी थी। ठीक है, ठीक ठाक थी। नेक्स्ट देखो, क्रो मैग्नन मैन, इसका लोकेशन स्टार्ट कहाँ से हुआ, अफ्रीका से। फिर ये लोग अफ्रीका से निकलकर एशिया में आए, और वहां पर इनका सामना हुआ निएंडरथल मैन से, और वहां पर इनकी लड़ाई हुई। ठीक है। अच्छा, टाइम देखो, अगर ये अफ्रीका में ही रह गए होते और लड़ाई नहीं हुई होती तो आज भी हमारे पास निएंडरथल और क्रो मैग्नन दो टाइप के इंसान होते हैं। अच्छा देखो, तो टाइम इसका है 10,000 से लेकर 75,000 साल पहले तक। ये दोनों का टाइम आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बीच ये काफी अच्छे से ग्रो कर रहे थे। ठीक है, आगे देखिए ब्रेन कैपेसिटी कितनी है इसकी, तो इसकी ब्रेन कैपेसिटी हमारे आज के मॉडर्न मैन से ज्यादा है, याद रखेंगे। ठीक है, अब इसका क्या कारण है वो अभी रिसर्च का विषय है, तो वो तो ठीक से नहीं पता हमें एग्जैक्टली इसका क्या कारण है कि हमारी ब्रेन कैपेसिटी कम हो गई। हो सकता है ज्यादा इंटेलिजेंट रहे हो, ऐसा हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि नहीं, ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं रहे हो, बस ब्रेन कैपेसिटी ज्यादा रही होगी, ब्रेन उतना ही बड़ा रहा होगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो रियल रीजन हमें नहीं पता। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे, दे आर डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन। ठीक है, आज की जो मॉडर्न मैन का डायरेक्ट एंसेस्टर यही है। ठीक है, प्री हिस्टोरिक केव प्री हिस्टोरिक केव्स जो थे, ये केव्स हुआ, प्री केव्स डेवलप्ड अराउंड 18,000 ईयर्स अगो, मतलब जो गुफाएं हैं प्री हिस्टोरिक जो आज के जमाने में उनको मिलती है, जैसे कि एक नया एनसीईआरटी में ऐड किया गया है भीम भेटका। ठीक है, मध्य प्रदेश में है, ये नई एनसीईआरटी में एडेड है, मैं लिखवाया था क्लास में। ठीक है, पुराने एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, तो इसको याद रखना। तो रायसेन डिस्ट्रिक्ट है, मध्य प्रदेश स्टेट है, और इसको बोलते हैं भीम भेटका केव आर्ट। ठीक है, ये 18,000 साल पुराना केव आर्ट है, ये उस वक्त डेवलप हुआ था। ठीक है, एग्रीकल्चर कब डेवलप हुआ, लगभग 10,000 साल पहले।
ठीक है। उसके बाद फिर एनसीईआरटी लास्ट में लिखती है कि ये जो आप देख रहे हो, मतलब जो आज का जो भी 10,000 साल के बाद का जो भी दुनिया है उसमें बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई हैं, और बहुत सारा उसमें इंसान का फिलोसफिकल डेवलपमेंट हुआ है, मतलब इंसान बहुत दार्शनिक बना है, लड़ाई भी किया है, बहुत कुछ किया है। और एक वो हिस्ट्री का विषय है, उसके बाद आपको अगर पढ़ना है तो वो हिस्ट्री के अंदर आता है, वो एवोल्यूशन में नहीं आता है। ठीक है, ऐसा एनसीईआरटी में लास्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे होता है चैप्टर एवोल्यूशन खत्म। ठीक है, अब एक चीज देख लो फटाफट, हम खत्म कर रहे हैं सेशन। तुम समझा दिए थे, वही सब यहाँ लिखा हुआ है, पढ़ लेना, कोई डाउट हो तो बोलना। यहाँ पे खोपड़ी बना होगा दो, एक चिंपैंजी का। देखो ये रहा चिंपैंजी का बाबू, और ये बड़ा चिंपैंजी, और ये एडल्ट मैन है मान लो। ठीक है, ये है बेबी चिंपैंजी, और ये है चिंपैंजी। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारे पास तीन एग्जाम्पल है, तुमको खोपड़ी देखना है पहले। खोपड़ी पे ध्यान लगाओ, इसका खोपड़ी और इसका खोपड़ी, मतलब चिंपैंजी का जो बच्चा है उसकी खोपड़ी एडल्ट मैन से मिल रही है ना, मिल रही है ना। लेकिन अगर मैं उसी बच्चे के बाप की बात करूं, अगर चिंपैंजी के ही पापा को पकड़ूं, पापा चिंपैंजी वो, तो इसका खोपड़ी और इसका खोपड़ी में देखो फर्क आ रहा है। इसकी ये जो पार्ट है ये इससे मैच कर रहा है ना, इसका तो बाहर निकला हुआ है। तो मतलब बेबी चिंपैंजी जो होता है वो बेबी ह्यूमन से, या बोल सकते हैं एडल्ट ह्यूमन से काफी हद तक मिलता है। बट आगे चलकर इसकी ये जो जॉ है ये प्रोट्रूड कर बाहर निकल जाता है इस तरह से। ठीक है, ये दिखाया गया कि दोनों के अंदर सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा है, वो यहाँ लिखा गया। पढ़ो, a comparison of skulls of adult modern human being, baby chimpanzee and adult chimpanzee. Skull of baby chimpanzee is more like adult human skull than adult chimpanzee skull. ठीक है, तो चिंपैंजी स्कल से भी ज्यादा मतलब रिसेंबल कर रहा है ये ह्यूमन के स्कल को, समझे। ये सब है, और ये जो हम लोग पढ़े अभी नियंडरथल मैन के बारे में वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, कुछ है वो समरी है बस। तो यहाँ पे होता है आपका चैप्टर समाप्त। कुछ पूछना है किसी को? नोट्स मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है ग्रुप में। अगर कोई किसी को नोट्स नहीं मिला है तो ग्रुप में ढूंढ ले, वहां भी ना मिले तो मुझे टेक्स्ट करे, मैं भेज दूंगा दोबारा से। तो कुछ पूछना है किसी को तो नेक्स्ट क्लास, कुछ पूछना तो पूछ सकते हो, मैं बोल रहा हूँ ऐसा फिर भी। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग इसका आगे बढ़ाएंगे। एवोल्यूशन खत्म हो चुका है, मैंने ह्यूमन हेल्थ पढ़ा दिया है ऑलरेडी, माइक्रोस पढ़ा दिया है, पढ़ा तो सब कुछ क्लास में है, रिवीजन भी करा दिया है मतलब, एक दो तीन हो गया है। ठीक है, वीडियो मिल जाएगा तुमको ग्रुप में। हम्म, और क्या बचा, तो अब स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ छोटा सा है, 2-3 क्लास में खत्म हो जाएगा। उसके बाद बायोटेक का 2 बचेगा बस, 12th खत्म हो जाएगा। बाकी 11th के बच्चे, मतलब 11th का क्लास तो कोई, 12th का कोई कर ही नहीं रहा क्लास, 11th कोई करेगा क्या, कैसे करेगा। तो मैं देखता हूँ 12th तक का ही बस कराऊंगा, 11th का अगर तुम लोग बोलोगे तो कराऊंगा, अदरवाइज नहीं कराऊंगा मैं, क्योंकि मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। ठीक है, देखते हैं, फिलहाल अभी 12th खत्म कर ले पहले। ठीक है, चलिए ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। कल जहाँ तक है क्लास होगा मैं इन्फॉर्म कर दूंगा शाम तक, अगर क्योंकि मेरा गला अभी भी खराब ही है। तो जहाँ तक है क्लास होगा, नहीं होगा तो बता दूंगा मैं, जो होगा तो ही बता दूंगा। ठीक है, जैसा होगा शाम तक बता देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।